प्रिय साथियों, मेरे YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेस विद संतलाल पर आपका YouTube चैनल संतलाल जूलॉजी क्लासेस विद संतलाल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। टॉपिक बड़ा कठिन है, लेकिन आई मेड इजी टू लर्न फॉर यू। मैंने इसको आपके लिए आसान करने का पूरा प्रयास किया है। ध्यान से सुनना, एक एक चीज के ऊपर पैनी नजर रखनी है, क्योंकि ऐसे जीन्स आएंगे जिनका नाम अपन पहली बार सुन रहे हैं। टॉपिक का नाम है जेनेटिक रेगुलेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यानी एम्ब्रियो के बनने से, एम्ब्रियो के विकास से या एम्ब्रियो भ्रूण के बनने से पहले जेनेटिक रेगुलेशन, जीनीय नियंत्रण किस प्रकार से होता है, इसको समझाने के लिए स्कॉट एफ गिलबर्ट ने अपने 6th से लेके 11th एडिशन तक ड्रोसोफिला को एक प्रारूप के रूप में, एक नमूने के रूप में रख करके समझाने का प्रयास किया है और बेहतर ढंग से समझाया है गिलबर्ट साहब ने। ड्रोसोफिला डेवलपमेंट एज ए मॉडल, जेनेटिक रेगुलेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डेवलपमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक है। कॉर्डेट की, लेकिन यहां उदाहरण ले रहा है ये फ्रूट फ्लाई का। ड्रोसोफिला डेवलपमेंट, यानी ड्रोसोफिला डेवलपमेंट को एक नमूने के रूप में लेकर के समझाने का प्रयास किया है। शुरुआत करता हूं। द जीन्स गवर्निंग ड्रोसोफिला डेवलपमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। ड्रोसोफिला के विकास को नियंत्रित करने वाले जो जीन्स होते हैं, उनको 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है या 3 समूह में विभाजित किया जाता है। मैटरनल जीन्स, सेगमेंटेशन जीन और होम्योटिक जीन्स। मैटरनल जीन्स ये अंडे के ग्रेडियंट को, आगे परिभाषा बताऊंगा। ग्रेडियंट एक्चुअल में क्या है, कोई प्रोटीन का मॉलिक्यूल है या एमआरएनए है, उनका जो है, उनकी कंसंट्रेशन एनिमल पॉल की तरफ ज़्यादा है या वेजिटल पॉल की तरफ ज़्यादा है, और एक संरचना का निर्माण करता है जिसको मॉर्फोजन कहते हैं। यहाँ ये ग्रेडियंट का मतलब है, और ग्रेडियंट को हिंदी में बोलते हैं प्रवणता। कंट्रोल ग्रेडियंट इन द एग, अंडे के अंदर प्रवणता या ग्रेडियंट को नियंत्रित करते हैं। सेगमेंटेशन जीन डिटरमाइन द नंबर एंड पोलैरिटी ऑफ जीन, ये निर्धारित करते हैं संख्या और ध्रुवीयता, जीन्स की ध्रुवीयता को, पोलैरिटी को। होम्योटिक जीन्स गवर्न द आइडेंटिटी ऑफ ए सेगमेंट, ये एक खंड के पहचान करने के लिए नियंत्रित करते हैं, बट इट नेवर अफेक्ट्स पोलैरिटी, साइज एंड नंबर। ये कभी भी पोलैरिटी के साइज और नंबर को प्रभावित नहीं करते हैं या नहीं समझाते हैं। सबसे पहले ले रहे हैं मैटरनल जीन्स। यहां जीन ही लिखा है, जीन्स लिख देते तो और उचित होता। सेगमेंटेशन जी, मैटरनल जीन्स, सेगमेंटेशन जीन्स। तो यहां मैटरनल जीन्स पहला ले रहे हैं।
These genes are expressed prior to fertilization. निषेचन से पहले ये जीन्स जो होते हैं वो अपना प्रभाव दर्शाते हैं, प्रायर यानी फर्टिलाइजेशन से पहले, and are responsible for establishing the initial gradient in the eggs. और क्या अंडे के अंदर आरंभिक या शुरुआत की ग्रेडियंट या प्रवणता को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। About 30 maternal genes are involved in establishing of gradient in Drosophila. लगभग 30 मैटरनल जीन्स जो होते हैं वो ड्रोसोफिला डेवलपमेंट के अंदर, ड्रोसोफिला के एग में ग्रेडियंट्स को निर्धारित करने के लिए या स्थापित करने, ग्रेडियंट स्थापित करने के लिए इन्वॉल्व या सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज ग्रेडियंट? ये देखिए, ग्रेडियंट का नाम आया था इसलिए मैं यहाँ आपको समझाना चाहता हूँ। इट इज ए डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। ये एक डिफरेंशियल यानी कि वितरण में अंतर वाला एक मॉलिक्यूल जो है उसका वितरण में अंतर होता है। इट मे बी ए प्रोटीन, ये प्रोटीन भी हो सकती है, और mRNA मैसेंजर आरएनए भी हो सकता है, लेकिन हमेशा कोशिका द्रव्य में होगा इन द साइटोप्लाज्म। ए प्रोटीन whose लोकल कंसंट्रेशन कोजेज, एक प्रोटीन जो होती है जिसकी सांद्रता एक स्थान पे स्थित होती है, तो कोजेज द सराउंडिंग रीजन्स टू टेक अप ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जिसके कारण से उसके चारों ओर जो क्षेत्र होता है वहां पे एक निश्चित संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जिसको स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए मोर्फोजन, मोर्फोजन का निर्माण कर लेते हैं। ए प्रोटीन whose लोकल कंसंट्रेशन causes सराउंडिंग रीजन्स टू टेक अप ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, एक निश्चित संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जिसको मोर्फोजन कहते हैं। मोर्फे मीन्स शेप, जेनेसिस मीन्स उत्पत्ति। ये मोर्फोजन्स जो होते हैं वो एक निश्चित आकार को मूर्त देने वाले या प्रदान करने वाले प्रोटीन्स होंगे। इन ड्रोसोफिला डेवलपमेंट मैटरनल जीन्स रेगुलेट 4 पाथवेज। ड्रोसोफिला के विकास में मैटरनल जीन्स 4 मार्गों को नियंत्रित करते हैं: एंटीरियर पाथवे, पोस्टीरियर पाथवे, टर्मिनल पाथवे, डोर्सोवेंट्रल पाथवे। 4 पाथवेज को नियंत्रित करते हैं: एंटीरियर, पोस्टीरियर, टर्मिनल या अंतस्थ सिरा, और डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड वाला पाथवे। एंटीरियर पाथवे में अपन पढ़ रहे हैं। दिस पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेड एंड थोरैक्स। शरीर के अग्र भाग में अपने को पता है कि हेड और थोरैक्स होगा, तो दिस पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेड एंड थोरैक्स। ये जो एंटीरियर पाथवे है ये हेड एंड थोरैक्स के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। द बिकॉइड आरएनए इज ट्रांसक्रिप्ट इन नर्व सेल्स। बिकॉइड जीन होता है और ये डीएनए से आरएनए का निर्माण करता है, तो बिकॉइड आरएनए इज ट्रांसक्रिप्ट इन नर्व सेल्स। अब नर्व सेल्स क्या होती हैं? नर्व सेल्स मैंने आपको कोष्टक में ब्रैकेट के अंदर हर चीजें एक एक बताने का प्रयास किया है।
सिंथेसाइज सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स, पोषकीय पदार्थों या पोषकों का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन्स का संश्लेषण करते हैं, और आरएनएज, डिफरेंट प्रकार के जो आरएनए 3 प्रकार के जो विशेष तौर से दिखाए गए हैं उनको, many of which are transported into the oocyte and follicle cell proliferate, जिसमें से अधिकतर जो होते हैं वो oocyte, चाहे प्राइमरी oocyte और चाहे सेकेंडरी oocyte हो, और फॉलिकल जो सेल्स होती हैं जो प्रोलिफेरेट हो रही हैं, प्रचुर मात्रा में बन रही हैं, उनके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, आरएनए जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट यानी प्रवेश कर जाते हैं, परिवहन कर जाते हैं। अब देखिए, द बिकॉयड आरएनए इज ट्रांसक्रिप्ट इन नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या होती हैं बता दी। उसके बाद में आगे क्या कह रहा है, एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू oocyte, यही तो ऊपर बताया है, वेयर इट इज लोकेलाइज्ड एट द एंटीरियर एंड ऑफ एग, जहां oocyte में प्रवेश करने के पश्चात ये oocyte के अग्र सिरे पर जाकर के स्थित हो जाते हैं। इसकी लोकेशन, लोकेलाइज्ड एट द एंटीरियर एंड ऑफ द एग, अंडे के अग्र भाग में जाकर के स्थापित या जमा हो जाते हैं। बिकॉयड आरएनए इज स्पेसिफाइड बाय इट्स 3 टर्मिनल अनट्रांसलेटेड रीजन्स, जिनको मार्कर बोलते हैं। ये बिकॉयड आरएनए जो होता है ये विशिष्टीकृत भी होता है, क्योंकि इसमें 3 टर्मिनल अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं जो ट्रांसलेशन में, यानी ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से एमआरएनए का बनना, और ट्रांसलेशन का मतलब है एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। तो 3 टर्मिनल अनट्रांसलेटेड रीजन्स भी होते हैं जिनको मार्कर बोलते हैं, यानी प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण नहीं कर सकता। ये इसकी विशिष्ट पहचान है। बिकॉयड यानी बिकॉयड जीन इज वन ऑफ द फ्यू प्रोटीन्स विच यूजेज इट्स होमियोडोमेन। और होमियोडोमेन क्या होता है? ऐसी प्रोटीन होती है जिसके अंदर एमिनो अम्लों की संख्या लगभग 60 होती है, प्रोटीन ऑफ 60 एमिनो एसिड्स। बिकॉयड जीन इज वन ऑफ द फ्यू प्रोटीन्स विच यूजेज इट्स होमियोडोमेन। ये बिकॉयड जीन होता है। द बिकॉयड क्या करेगा? टू बाइंड बोथ डीएनए एंड आरएनए। बिकॉयड जीन जो होता है या बिकॉयड जो होता है प्रोटीन ही है अपने आप में, ये डीएनए और आरएनए दोनों के साथ बाइंड जुड़ सकता है। टारगेट टू रेगुलेट देयर ट्रांसक्रिप्शन। और टारगेट क्या है? ट्रांसक्रिप्शन को नियंत्रित करता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? डीएनए से एमआरएनए का बनना। प्रोटीन फंक्शंस एज ए morphogen that determine anterior posterior position in the embryo in a concentrated dependent manner। ये वाक्य चालू है कहां से? बिकॉयड टू बाइंड बोथ डीएनए आरएनए, दोनों के साथ में बांध करता है, बांध करके ट्रांसक्रिप्शन करता है। और प्रोटीन फंक्शंस एज ए मॉर्फोजन, प्रोटीन जो होती हैं वो मॉर्फोजन के रूप में कार्य करते हैं। और किसका निर्धारण करते हैं? एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन, अग्र पश्च जो स्थिति होती है एम्ब्रियो के अंदर उसका निर्धारण करती है। इन ए कंसंट्रेटेड डिपेंडेंट मैनर, एक सांद्रित डिपेंडेंट रूप में ये एम्ब्रियो के अंदर पोजीशन को, एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन को नियंत्रित करने का कार्य करती है।
अब आगे आ रहा है द हंचबैक जीन इज बाई फंक्शनल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। हंचबैक नाम आया है, इसके आगे लिख दिया कि ये जीन है और ये दोनों प्रकार की कार्य कर रहा है, बाई फंक्शनल कार्य कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, दैट कैन एक्टिवेट और रिप्रेस जीन एक्सप्रेशन इन ड्रोसोफिला डेवलपमेंट। ये दो प्रकार के कार्य किस प्रकार से कर सकता है कि ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हुए भी ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट में जो जीन होते हैं उनको एक्टिवेट सक्रिय भी कर सकता है और रिप्रेस या संदमित कर सकता है, निष्क्रिय भी कर सकता है और रोक भी सकता है। ये हंचबैक जीन होगा। तो हंचबैक is transcribed only when bicoid concentration is above a certain threshold level। एक निश्चित देहली प्रवृत्ति की सांद्रता अगर होती है तो ये ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। एज ए रिजल्ट ए बैंड इज फॉर्म्ड इन एंटीरियर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, जिसके फलस्वरूप भ्रूण जो होता है, एम्ब्रियो जो होता है, उसके एंटीरियर पार्ट पे एक बैंड का निर्माण होता है। दूसरा पाथवे आ रहा है, एंटीरियर पाथवे ले लिया, पोस्टीरियर पाथवे ले रहे हैं। दिस पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट्स। पोस्टीरियर यानी पश्च सिरे की तरफ एब्डोमेन होगी, अग्र सिरे की तरफ हेड और थोरैक्स होगा। ये पाथवे किसके लिए? एब्डोमेन में, उदर में पाए जाने वाले खंडों के विकास के लिए उत्तरदायी मार्ग होता है पोस्टीरियर पाथवे। द नैनोज एमआरएनए ट्रांसलेट्स नैनोज प्रोटीन्स। नैनोज जो एमआरएनए होता है वो ट्रांसलेट करता है नैनोज प्रोटीन को। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना। विच फंक्शंस एज ए मॉर्फोजन, जो एक मॉर्फोजन की तरह कार्य कर रहा है। द हंचबैक लोकलाइजेशन इन द एंटीरियर रीजन प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ एब्डोमिनल स्ट्रक्चर इन दिस रीजन। क्या कह रहा है? हंचबैक नाम का जो जीन है वो अगर एंटीरियर रीजन पे लोकलाइज्ड है, स्थित है, तो वो एब्डोमिनल स्ट्रक्चर को बनने से या निर्माण होने में बाधित करता है, रोकता है। वाइल इट्स अब्सेंस फ्रॉम द पोस्टीरियर रीजन इंश्योर्स देयर डेवलपमेंट। जबकि ये पोस्टीरियर रीजन में अगर अनुपस्थित होता है तो सुनिश्चित करता है उसके विकास के लिए। इसका मतलब एब्डोमिनल पीछे की ओर बनेंगे क्योंकि वहां हंचबैक जीन अनुपस्थित होता है। अगर सिरे के ऊपर अगर हंचबैक जीन उपस्थित होते हैं तो एब्डोमिनल अपेंडेजेज आगे की ओर नहीं बनेंगे। इसका तात्पर्य यहां पर यह है, इन दिस वे posterior and anterior system have the same basic features। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पोस्टीरियर और एंटीरियर सिस्टम या दोनों पाथवे जो हैं उनका सेम बेसिक प्लान होता है, निर्धारित लक्षण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट इज बिकॉइड इन एंटीरियर पाथवे एंड नैनोज इन पोस्टीरियर पाथवे। बिकॉइड काम आता है एंटीरियर पाथवे में, नैनोज काम में आता है पोस्टीरियर पाथवे में। मॉर्फोजन फंक्शंस एज ए इंस्ट्रक्टर इन एंटीरियर पाथवे। मॉर्फोजन जो बने थे ग्रेडियंट के अंदर,
प्रोटीन से बनो चाहे आरएनए से बनो, वो क्या कर रहे हैं, एक इंस्ट्रक्टर की तरह निर्देश प्रदान कर रहे हैं एंटीरियर पाथवे व्हाइल इट हैव परमिसिव रोल इन पोस्टीरियर पाथवे, जबकि ये पोस्टीरियर पाथवे को भी परमिसिव यानी अनुमति प्रदान करते हैं कि आप पोस्टीरियर पाथवे के द्वारा एब्डोमिनल सेगमेंट्स बन सकते हैं, और एंटीरियर के लिए ये निर्देश देता है कि हेड एंड थोरेक्स बन सकते हैं, बना सकते हैं। पोस्टीरियर पाथवे इज मच कंप्लीट देन एंटीरियर पाथवे। पोस्टीरियर पाथवे जो है वो एंटीरियर पाथवे की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है या परिपूर्ण होता है। नेक्स्ट, पोस्टीरियर पाथवे के अंदर एब्डोमिनल सेगमेंट्स बनते हैं, एंटीरियर में हेड एंड थोरेक्स बनते हैं। नेक्स्ट, तीसरा आ रहा है टर्मिनल पाथवे। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अकॉन। अकॉन आर साइलेंट रहेगा क्योंकि इसके बाद में वोवेल नहीं आ रहा है। एट हेड एंड टेल्सन ऑन टेल, ये टर्मिनल पाथवे के द्वारा हेड के ऊपर एक ताज या अकॉन बनता है और एक टेल के ऊपर नुकीला सिरा बनता है जिसको टेल्सन बोलते हैं। इसके लिए टर्मिनल पाथवे रिस्पॉन्सिबल होता है इनके विकास के लिए। अब क्रम से देखती है, ये जो फॉलिकल सेल्स जनरेट लिगेंड एट द अनसेगमेंटेड एंड्स ऑफ एग्स। फॉलिकल सेल्स जो होती हैं वो जनरेट होती हैं, जुड़ी हुई हैं, लिगेंड का मतलब एक साथ बंधी हुई है, एट द अनसेगमेंटेड एंड ऑफ द एग। किसके साथ में? अंडा जो अविभाजित होता है, अखंडित होता है, उसके साथ में। उसके बाद में जो लिगेंड होते हैं वो टोर्सो रिसेप्टर के साथ में बंध जाते हैं। अब टोर्सो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, नीचे पहले टोर्सो रिसेप्टर्स देखिए। टोर्सो रिसेप्टर एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय ए डिफ्यूजल लिगेंड। टोर्सो रिसेप्टर की एक्टिविटी जो है वो नियंत्रित होती है एक विसरित होने वाले लिगेंड के द्वारा, प्रोड्यूस्ड एट द एक्स्ट्रा सेलुलर टर्मिनल रीजन ऑफ द ड्रोसोफिला एग। जो अंडे के पश्च यानी वेजिटल पॉल की तरफ या टर्मिनल रीजन की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर टर्मिनल रीजन्स के अंदर ये प्रोड्यूस करती है। क्या? टोर्सो रिसेप्टर एक्टिविटी इज रेगुलेटेड। टोर्सो रिसेप्टर की एक्टिविटी जो है वो नियंत्रित होती है बाय डिफ्यूजिव लिगेंड प्रोड्यूस्ड। ये किसके द्वारा, लिगेंड किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है? एक्स्ट्रा सेलुलर टर्मिनल रीजन्स ऑफ द ड्रोसोफिला एग। ड्रोसोफिला के टर्मिनल रीजन पे पाए जाने वाले एक्स्ट्रा सेलुलर जो साइटोप्लाज्म या एक्स्ट्रा सेलुलर कोशिका से बाहर जो रीजन जो होता है उसके द्वारा ये रेगुलेट होते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, टोर्सो रिसेप्टर से क्या बन रहा है? रिसेप्टर एक्टिवेट्स एट द एंड ऑफ एक्स। रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेटेड एट एंड ऑफ द एग्स, अंडे के दोनों ध्रुवों के ऊपर ये जो ग्राही या रिसेप्टर्स होते हैं ये सक्रिय हो जाते हैं, और उसके फलस्वरूप एक्सप्रेशन ऑफ टेललेस एंड हकबेन जीन्स। टेललेस यानी पुच्छ विहीन और एक हक बीन जीन्स का यहाँ एक्सप्रेशन होता है, अपना लक्षण दिखाते हैं, जिसके कारण से क्या बन जाता है? फॉर्मेशन ऑफ अकॉन एट हेड एंड टेल्सन इन टेल एट टेल, जिसके कारण से अगर टेललेस और हक बेन जीन्स जो होते हैं
वो उनका एक्सप्रेशन हो जाता है या एक्टिव हो जाते हैं, तो हेड के ऊपर अकॉन बन जाता है और टेल्सन के ऊपर, सॉरी टेल के ऊपर टेल्सन बन जाता है। अब हक बेंजीन क्या है? नाम आया ना हक बेंजीन, ये देखिए आप यहाँ पे कर्सर के साथ रहिए, हक बेंजीन नाम आया है। इट इज ए मेंबर ऑफ गैप जीन क्लास ऑफ सेगमेंटेशन जीन। ये गैप जीन का ही एक सदस्य है जो सेगमेंटेशन जीन्स के वर्ग या श्रेणी में आता है। इट इज not only required for suppression of segmentation in the terminal regions of the embryo, but also specially restrict germ layers formation at the beginning of gastrulation. हक बैन जीन का कार्य क्या है? ये गैप जीन का ही एक रूप या सदस्य है जो सेगमेंटेशन जीन के अंदर सम्मिलित या उस क्लास श्रेणी का होता है। ये सिर्फ सेगमेंटेशन को ही सप्रेस नहीं करता है टर्मिनल रीजन में एम्ब्रियो के, ये रिस्ट्रिक्ट जर्मिनल लेयर्स जो बनती हैं गेस्टुलेशन के अंदर, एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मीजोड्रम, उसको भी रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है कि वो जर्म लेयर नए बने। ये हक बीन जीन का कार्य है। फोर्थ पाथवे आ रहा है डोर्सो वेंट्रल पाथवे। टोटल 11 मैटरनल जीन्स। मैटरनल और पैटर्नल नाम देखिए, मैटरनल का मतलब मातृत्व है, फीमेल में है ये। टोटल 11 मैटरनल जीन्स आर required to establish dorsoventral axis between fertilization and cellular blastoderm। टोटल 11 मैटरनल जीन्स जो होते हैं डोर्सोवेंट्रल एक्सिस को बनाने में भाग लेते हैं या इनकी आवश्यकता पड़ती है। किस किस के बीच में? निषेचन और सेलुलर ब्लास्टोड्रम, यानी ब्लास्टोड्रम ब्लास्टुला में बनती है। निषेचन, और जब तक ब्लास्टुला बनता है या ब्लास्टुला के चारों तरफ ब्लास्टोड्रम बनती है, उसकी बीच की अवस्था के अंदर ये डोर्सोवेंट्रल एक्सिस का स्थापन करने के लिए आवश्यक होते हैं। डोर्सल वेंट्रल पाथवे में 11 मैटरनल जीन्स या 11 मैटरनल जीन्स। ट्विस्ट एंड स्नेल जीन्स, ये जीन ही हैं, देखो नए आ रहे हैं। ट्विस्ट एंड स्नेल जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द वेंट्रल स्ट्रक्चर। ट्विस्ट और स्नेल जीन्स जो होते हैं ये वेंट्रल अधरीय सतह संरचना को बनाने में भाग लेते हैं या इनकी आवश्यकता होती है। DPP एंड ZEN SOG SOG एंड रोम्बॉइड एंड सिंगल माइंडेड जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डोर्सल सरफेस। अब यहाँ पे वेंट्रल सरफेस, डोर्सो वेंट्रल सरफेस आ रहा है। डोर्सल साइड किससे बनेगी? ट्विस्ट और स्नेल जीन्स की आवश्यकता होगी वेंट्रल सरफेस के लिए या वेंट्रल संरचनाओं के बनने के लिए। और DPP ZEN सॉग रोम्बॉइड एंड सिंगल माइंडेड जीन्स जो है वो डोर्सल सरफेस के लिए, डोर्सल सरफेस या पृष्ठ सतह के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जीन आए हैं। अब ये पहला पढ़ा था अपने मैटरनल जीन के अंदर 4 पाथवे। अब पढ़ रहे हैं सेगमेंटेशन जीन्स। सेगमेंटेशन से नाम से ही प्रतीत हो रहा है खंडों का निर्माण होना, और खंडों का निर्माण हो गया इसका मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया है, जाइगोट बन गया है। फर्टिलाइजेशन के बाद में ये एक्टिव हो जाते हैं। अब देखिए, दीज जीन्स आर जाइगोटिक जीन्स
जाइगोट में पाए जाने वाले जीन्स हैं दे बिकेम एक्टिव आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और निषेचन के तुरंत बाद में ये सेगमेंटेशन जीन्स जो होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांसवर्स बैंड दैट differentiate individual regions on the anterior posterior regions। क्या कह रहा है, निषेचन के पश्चात जाइगोटिक जीन्स हैं और ये निषेचन के पश्चात एक्टिव हो जाते हैं, और उनके जो प्रोडक्ट जो होते हैं वो अनुप्रस्थ बैंड बनाते हैं, पट्ट बनाते हैं, that differentiate individual regions on the anterior posterior regions, जिसके कारण से एंटीरियर और पोस्टीरियर क्षेत्र बनते हैं, रीजन्स बनते हैं। ऑन दी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, सिर्फ अग्र पश्च अक्ष में ही बनते हैं। टोटल 30 जीन्स आर इन्वॉल्व इन सेगमेंट फॉर्मेशन। टोटल एक सेगमेंट के निर्माण के लिए 30 जीन भाग लेते हैं। अब यहाँ पे पहला आ रहा है मैटरनल जीन्स, ये स्टिमुलेट होते हैं, उसके पास बाद में गैप जीन बनता है, और गैप जीन जो होता है वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का निर्माण कर लेता है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की उपस्थिति में पेयर रूल जीन का निर्माण कर लेता है, और पेयर रूल जीन जो है वो सेगमेंट पोलैरिटी जीन का निर्माण कर लेता है। इसका मतलब इसके अंदर सेगमेंटेशन जीन में 3 प्रकार के जीन मुख्य आएंगे, गैप जीन, पेयर रूल जीन, सेगमेंट पोलैरिटी जीन। गैप जीन रिक्वायर्ड फॉर सेगमेंटेशन, गैप जीन की आवश्यकता किस लिए पड़ती है, खंडों के निर्माण के लिए। अब यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं ड्रोसोफिला। हेड में 5 खंड हैं, फ्यूज्ड होंगे। थोरैक्स में 3 खंड हैं, और एब्डोमेन में 11 खंड से ज़्यादा कीट में नहीं होते। तो सेगमेंट्स तो बन रहे हैं, वो किसके द्वारा बन रहे हैं, गैप जीन के द्वारा। सेगमेंट एंड एक्सप्रेशन बैंड दैट मेक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विच एक्टिवेट पेयर रूल जीन। ये साथ में एक्सप्रेशन बैंड झुकते भी हैं और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का भी निर्माण करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो एक्टिवेट कर रहा है, विच एक्टिवेट पेयर रूल जीन, गैप जीन से पेयर रूल जीन बन रहा है। तो ये सभी नाम अपने लिए एकदम नए हैं। नेक्स्ट, पहला आ रहा है गैप जीन, दूसरा लेंगे राइट हैंड साइड में ये पेयर रूल जीन, और तीसरा लेंगे सेगमेंट पोलैरिटी जीन जो पीछे अपन ने पढ़े हैं। गैप जीन्स, गैप जीन्स, द इम्पोर्टेंट गैप जीन्स आर हंचबैक, जिसको स्मॉल एच स्मॉल बी से इंडिकेट करते हैं, आर रूपील के आर, या क्रूपेल भी बोलते हैं इसको, के आर। यहाँ आर के बाद में पी आ रहा है, वोवेल नहीं आ रहा है, के साइलेंट है तो निप्स होगा। जाइंट जीटी से लिखते हैं, टेललेस स्मॉल टी एल से लिखते हैं। ये गैप जीन्स होते हैं। हंचबैक, क्रूपेल, निप्स, जाइंट, टेललेस, these genes involved in patterning of the segmented trunk। ये सेगमेंटेड जो धड़ बन रहा है, खंडित जो खंड युक्त दो धड़ बन रहा है, उसके पैटर्न को, तरीके को गवर्न करता है या भाग लेते हैं। जैसे ग्नेथल यानी आगे स्टोमक यानी कि माउथ की तरफ या हेड की तरफ, थोरैक्स मिडल पार्ट है, एब्डोमिनल पोस्टीरियर पार्ट है, रीजन ऑफ द एम्ब्रियो। सेगमेंटेड ट्रंक रीजन ऑफ द एम्ब्रियो।
अब ये सेगमेंटेड ट्रंक जो बन रही है एम्ब्रियो के अंदर, जैसे नेथल, थोरैक्स एंड एब्डोमिनल। द मैटरनल बाइकॉइड या नैनोज, मैटरनल बिकॉइड और नैनोज जो बता रहा हूँ, आइदर एक्टिवेट्स, या तो ये एक्टिवेट्स करते हैं या इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ गैप जीन्स। गैप जीन जो होते हैं उनको ये मैटरनल जो बिकॉइड या नैनो जीन्स होते हैं या तो सक्रिय करते हैं या इनके प्रभाव को इनहिबिट करते हैं, एक्सप्रेशन को इनहिबिट करने का काम करते हैं। गैप जीन्स आर ट्रांसक्रिप्ट आफ्टर 11th क्लीवेज। गैप जीन्स जो होते हैं ये ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, यानी ट्रांसलेशन कब होता है इनमें, प्रोटीन का निर्माण कब होगा, 11वीं 11th अंडे में, एग में 11th क्लीवेज के पश्चात 11 बार विदलन हो जाए तो उसके पश्चात अंडे के अंदर जो है वो गैप जीन्स होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेते हैं। इट डिवाइड द एम्ब्रियो इनटू 4 बैंड्स। जो एम्ब्रियो को 4 पटों में विभाजित करते हैं वो पट कौन से, हंचबैक प्रोटीन, क्रूपेल प्रोटीन, यहाँ निप्स आ रहा है, जाइंट प्रोटीन। हंचबैक प्रोटीन activated by high level of bicoid protein, or croupial protein activated by low level of hunchback protein, और निप्स जो आ रहे हैं एक्टिवेटेड बाय नैनोज प्रोटीन, और जाइंट भी एक्टिवेटेड बाय नैनोज प्रोटीन। ये नैनोज प्रोटीन मान लो चाहे जीन मान लो, बात एक ही है, हैं ये सभी जीन, हंचबैक, बिकॉइड, नैनोज जो भी है, ये 4 ऐसे इनके प्रोटीन के 4 बैंड बन जाते हैं। यानी एम्ब्रियो के अंदर 4 बैंड बन जाते हैं। ये कौन कर रहा है, गैप जीन। पेयर रोल जीन क्या कर रहा है, दे अफेक्ट आइदर ओड नंबर या इवन नंबर सेगमेंट्स। ये प्रभावित किसको करते हैं, या तो सम संख्या में खंड बनते हैं, सेगमेंट्स बनते हैं, या विषम संख्या में, इवन नंबर में सेगमेंट्स बनने के लिए ये प्रभावित करते हैं। द इम्पॉर्टेंट पेयर रूल जीन्स आर। अब पेयर रूल जीन्स कौन कौन से हैं देखिए, रंट, हैरी जीन, एफ टी जेड, even skipped paired, odd paired, floppy paired and odd skipped etc. ये सभी के सभी जो जीन अपने लिए नए आए हैं, नाम नहीं सुना हुआ है, ये जितने भी जीन हैं वो सभी पेयर रूल जीन्स हैं। द पेयर रूल प्रोटीन नहीं, दे स्टार्ट टू एक्सप्रेस आफ्टर 11th to 12th डिवीजन या क्लीवेज। अब पेयर रूल जीन्स अपना एक्सप्रेशन, अपना प्रभाव कब दिखाता है, 11वें और 12वें को अंडे के अंदर जब विदलन हो जाए उसके पश्चात। द पेयर रूल प्रोटीन इज फाउंड इन ए पैटर्न ऑफ 7 स्ट्रिप्स। पेयर रूल प्रोटीन जो होता है वो उसका प्रतिरूप क्या होगा, 7 बैंड बन जाएंगे या 7 धारियां बन जाएंगी, जबकि गैप जीन में 4 ही बैंड बन रहे थे। जीन्स हैरी एंड इवन आर कॉल्ड एज प्राइमरी। जीन्स हैं हैरी एंड इवन आर कॉल्ड एज प्राइमरी पेयर रूल जीन बिकॉज दे एक्सप्रेस फर्स्ट, क्योंकि ये प्रकट पहले होते हैं,
दे आल्सो रेगुलेट एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन। ये अन्य जीनों को भी, अन्य जीनों के प्रभावों को भी नियंत्रित करने, एक्सप्रेशन के को नियंत्रित करने का कार्य करने वाले जीन्स होते हैं। थर्ड आ रहा है सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स ये पोलैरिटी से जुड़ा हुआ है, यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पोलैरिटी का मतलब एक तरफ एनिमल पोल है एंटीरियर पोर्शन पे एग में, और पश्च सिरे पर वेजिटल पोल है। द म्यूटेशन इन दीज जीन्स मोस्ट ऑफन लीड टू लॉस ऑफ ए पार्ट ऑफ ए पी कंपार्टमेंट ऑफ ईच सेगमेंट। अगर इन जीन्स में म्यूटेशन हो जाए तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर जो खंड होते हैं, भाग जो होते हैं प्रत्येक खंड के, वो विलुप्त हो जाते हैं। बट सम म्यूटेशन लीड टू लॉस ऑफ ए कंपार्टमेंट। कुछ उत्परिवर्तन अगर इसमें हो जाते हैं तो उसके कारण से एंटीरियर भाग में, अग्र भाग में पाए जाने वाले जो खंड होते हैं या भाग जो होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। P मीन्स पोस्टीरियर, A मीन्स एंटीरियर। When P कंपार्टमेंट इज अफेक्टेड, यहाँ अगर P कंपार्टमेंट अगर पर बुरा असर पड़ता है, अफेक्टेड होते हैं, इट इज रिप्लेस्ड बाई ए मिरर इमेज डुप्लीकेशन। अब अगर पोस्टीरियर भाग जो है वो अगर अफेक्टेड, दुष्प्रभावित हो जाता है, यानी कंपार्टमेंट या तो विलुप्त हो जाते हैं या दिखाई नहीं देते हैं, तो शिष्य में देखते हैं तो टोटल के टोटल मिरर इमेज जो अपने को वास्तविक जो चित्र दिखाई देगा वो सभी ए के दिखाई देंगे। तो यही करना चाहता है, इट इज रिप्लेस्ड बाई ए मिरर इमेज डुप्लीकेशन ऑफ ए, यानी एंटीरियर, सभी के सभी अपने को एंटीरियर सेगमेंट्स दिखाई देते हैं। टोटल 16 पोलैरिटी जीन्स आर नॉन। टोटल 16 हो सकता है, अभी पढ़ा था मैंने 7 जीन और भी डिस्कवर किए गए हैं। कौन कौन से श्रेणी में आते हैं पता नहीं है, पूरी गिलबर्ट साहब ने पूरी दी भी नहीं है। टोटल 16 पोलैरिटी जीन्स आर नॉन। फॉर एग्जाम्पल, या नाम देखना, एंग्रेल्ड, गोसबरी, पेस्ट, हैजॉग जीन भी है। हैजॉग जाहू चूहे वाला, जाहू चूहा बोलते हैं हैजॉग को। हैज हॉग, कोएटल टू, फ्यूज्ड, विंगलेस, ये सभी के सभी पोलैरिटी जीन्स होते हैं। आफ्टर द 13th डिवीजन, यस, क्लीवेज, 13वें विदलन के पश्चात, 13th क्लीवेज के पश्चात, रेगुलेटेड बाई ए प्रोडक्ट ऑफ पेयर रूल जीन। आफ्टर 13th डिवीजन या क्लीवेज, रेगुलेटेड बाई ए प्रोडक्ट, नियंत्रित होते हैं ये जीन जो पेयर रूल जीन का जो प्रोडक्ट बना है उसके द्वारा। नेक्स्ट, डिफिकल्ट जरूर है, एक एक के ऊपर अपने को पैनी नज़र रखनी पड़ेगी, ध्यान से सुनना पड़ेगा। मेरे को बहुत जोर आया है। नेक्स्ट, होम्योटिक जीन्स एक्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो का निर्माण जब होता है, उत्पत्ति हो रही है, एम्ब्रियोजेनेसिस, तब ये क्रिया करते हैं। एंड कंट्रोल द आइडेंटिफाई ऑफ ए सेगमेंट, और
एक विशेष प्रकार के खंड को पहचान करने के लिए नियंत्रित करते हैं। दे डू नॉट चेंज द नंबर, पोलैरिटी और साइज ऑफ द सेगमेंट्स। न तो ये जो खंड बनते हैं उनकी संख्या में, न उसकी ध्रुवता या पोलैरिटी में, न साइज, सेगमेंट की साइज को कभी भी परिवर्तित नहीं करते। दे इंश्योर्स का मतलब ये सुनिश्चित करते हैं द यूनिक डिफरेंशिएशन ऑफ ईच सेगमेंट, कि एक अद्वितीय विभेदन प्रत्येक खंड में होता है। अब देखिए, लॉस इन दीज जीन्स डेवलपमेंट द फिनोटाइप ऑफ डिफरेंट कंपार्टमेंट। अगर इन जीन्स की क्षति हो जाए तो डिफरेंट कंपार्टमेंट के अंदर विभिन्न प्रकार के समलक्षणी, डेवलपमेंट ऑफ फिनोटाइप ऑफ डिफरेंट कंपार्टमेंट, ये डेवलपमेंट क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो कंपार्टमेंट या भाग या खंड जो बने वो अलग अलग दिखाई देते हैं बाहर से। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दो नाम हैं। फिनोटाइप का मतलब है समलक्षणी और जीनोटाइप का मतलब समजीनी। तो सभी समान फिनोटाइप डिफरेंट हो जाएगा अलग अलग खंडों या कंपार्टमेंट्स का। म्यूटेशन इन होम्योटिक जीन्स कोजेज डिस्प्लेस्ड बॉडी पार्ट्स, जिसको होम्योसिस कहते हैं। अगर होम्योटिक जीन्स के अंदर उत्परिवर्तन हो जाएं तो बॉडी पार्ट डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। पता नहीं कौन सा भाग, एंटेनी की जगह विंग बढ़ रहे हैं और विंग की जगह एंटेनी बन रहे हैं। तो यही बताना चाहता है ये आगे। या विंग की जगह आंख बन जाती है। सच एज एंटेनी ग्रोविंग ऑफ पोस्टीरियर ऑफ द फ्लाई इंस्टीड ऑफ एट द हेड। उदाहरण के तौर पे लिया है, अगर होम्योटिक जीन्स के अंदर उत्परिवर्तन हो जाएं तो जो बॉडी के पार्ट होम्योसिस हो रहा है उसमें बदलाव आ जाता है। जैसे एंटेनी ग्रोविंग ऑफ द पोस्टीरियर ऑफ द फ्लाई इंस्टीड ऑफ एट द हेड। एंटेनी जो होते हैं वो इस फ्रूट फ्लाई के पश्च भाग में बनते हैं, न कि शीर्ष भाग पर। यह म्यूटेशन के कारण से हुआ है। होम्योटिक म्यूटेशंस कॉज वन सेगमेंट ऑफ द एब्डोमिनल टू डेवलप एज अनोदर। होम्योटिक म्यूटेशंस जो होते हैं वो एक खंड जो उदर में पाए जाने वाला खंड में क्या डेवलप कर लेता है, लेग्स टू डेवलप इन द प्लेस ऑफ एंटेनी और विंग्स। लेग्स टू डेवलप इन द प्लेस ऑफ एंटेनी। एंटेनी के स्थान पे तो लेग्स का डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। विंग्स टू डेवलप इन द प्लेस ऑफ एंटेनी, और एंटेनी के स्थान पे विंग्स भी बन सकते हैं। विंग्स टू डेवलप इन द प्लेस ऑफ आइज। विंग्स कहाँ डेवलप हो रहे हैं, जो जहां नेत्र बनने चाहिए वहां। किसके कारण से, होम्योटिक म्यूटेशन के कारण से। दीज जीन्स डू नॉट क्रिएट न्यू पैटर्न्स। ये जीन्स जो होते हैं वो कोई नए प्रतिरूप का सर्जन नहीं करते हैं। दे ओनली चेंज सेल फैट्स बाय स्विचिंग। ये तो सिर्फ जो कोशिकाएं जो होती हैं उनके भविष्य में बदलाव करते हैं। स्विचिंग का मतलब है चेंजिंग वन पोजीशन फॉर अनदर। जैसे एंटेनी की जगह आंख बन रही है, लेग्स बन रही हैं, तो ये स्विचिंग का कार्य कर रहे हैं। तो ओनली चेंज सेल फैट्स बाय स्विचिंग। ओनली केवल ये कोशिका के भविष्यों को बदलते हैं, स्विचिंग करते हैं,
यानी चेंजिंग वन पोजीशन टू अनदर, कोई जो ऑर्गन बन रहा है या अपेंडेजेज जो बन रहे हैं उसके अंदर परिवर्तन कर रहा है, स्विचिंग हो रहा है। द सेट ऑफ जीन्स दैट फंक्शंस इन ए पर्टिकुलर कंपार्टमेंट, जो जीन्स का एक समुच्चय जो होता है वो एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर सामान्यतः क्रिया करता है, उसकी तरह ये क्रिया करने में सक्षम नहीं होता है। और होम्योटिक जीन्स में म्यूटेशन होने के कारण से जो भी वयस्क बनेगा वो सामान्य आकृति का कदापि नहीं बनता। ये है अपना टॉपिक जेनेटिक रेगुलेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक जो जीनों द्वारा नियंत्रित हो रहा है और समझाया गया है एक इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा में पाई जाने वाली फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर को लेकर के। ड्रोसोफिला डेवलपमेंट को एज ए मॉडल, एक मॉडल के रूप में लेकर के समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। कहीं कोई त्रुटि हो माफ करना, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर या कंटेंट को तैयार करने में मेरे को भी कठिन परिश्रम करना पड़ा है। गलती अगर हो तो पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि उनमें आप संशोधन कर लें। मेरी तरफ से मैंने पूरा भरसक प्रयास किया कि ये आपको, आपके लिए आसान सा रहेगा। थैंक यू माय डियर्स, those students and my colleagues watching regularly my video. I thankful and grateful, and your valuable suggestion are invited for further improvement of my video contents या video lectures. Thank you for watching my this video.